Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss first topic of medical lab technician का जो सिलेबस है उसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक किससे रिलेट है? ये रिलेट है हेमेटोलॉजी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्लड। तो अगर हम पहले बात करेंगे ब्लड की, ब्लड स्टेट ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। स्टेट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। एंड अगर हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट आता है, जिसमें वेन्स आते हैं, जिसमें कैपिलरीज आते हैं, तो अगर उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी एंजियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई पर्सन स्टडी कर रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंड फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हैरवी। विलियम हैरवी इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड, अगर आप देखोगे ब्लड की स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ, और वी कैन से दैट इसको हम बोल सकते हैं रेड रिवर ऑफ लाइफ, रेड रिवर ऑफ लाइफ, रेड रिवर ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखोगे ये जो ब्लड है इट इज मेनली मेंट फॉर, जब आप पढ़ोगे इसके फंक्शंस उसमें आप पढ़ोगे इट इज मेनली मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, और वी कैन से दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ये गैसेस एक्सचेंज करता है बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू। दैट इज फॉर एग्जांपल ये गैसेस एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये जो मेन टू गैसेस होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी का जो ब्लड है उसमें मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इनका जो एक्सचेंज करता है बिटवीन टिश्यू लेवल एंड एट द लंग लेवल, वो कौन है? दैट्स दिस ब्लड। अगर यहां पे आप देखोगे व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो जब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, तो उसकी वजह से कैटाबॉलिज्म हो जाएगा एट टिश्यू लेवल और वहां से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कैरियर बेसिकली ब्लड है, और विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इसके लिए ऑक्सीजन कैरियर कौन है? ब्लड। ब्लड इज द ऑक्सीजन कैरियर, तो जिसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं रिवर ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला बॉडी को तो एनऑक्सिया कंडीशन हो जाएगी क्रिएट, एनऑक्सिया, जिसकी वजह से क्या, एनऑक्सिया वो टर्म है जिसका मतलब है एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, दैट्स कॉल्ड एनऑक्सिया कंडीशन। तो डेथ इज सर्टेन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ। तो पहला अगर हम देखेंगे ये जो ब्लड है, ब्लड इज बेसिकली फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई ब्लड इज फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट कंबाइन्स डिफरेंट ऑर्गन्स। क्योंकि जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो ये लिवर को भी पहुंचता है, ये किडनी को भी पहुंचता है, ये वेन्स में जाता है, ये आर्टरीज में जाता है, ये स्प्लीन में जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ये एक फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। आपको पता है टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ओब्लिक एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और टू परफॉर्म द सेम फंक्शन समटाइम्स। तो टिश्यू एक ग्रुप और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है, हैविंग सेम ऑर्गन बट डिफरेंट फंक्शन। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर हम देखेंगे जो ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, एक लिक्विड का एक पीएच होता है। तो अगर आप देखोगे इसका पीएच मेनली होता है 7.3 टू 7.4, यानी जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो क्या है? 7.3 टू 7.4। पीएच आपको पता होना चाहिए, पीएच इज डिफाइंड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, पावर ऑफ
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड में, दैट्स कॉल्ड पीएच। तो इसका पीएच जो हो, ब्लड का पीएच जो होता है वो होता है मेनली 7.3 टू 7.4। इसका मतलब है जो ब्लड है ये स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर, यानी जो पीएच स्केल पे इसका वैल्यू आ जाएगा वो ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखोगे जो नॉर्मल बॉडी जो एक अडल्ट होता है उसमें जो ब्लड का अमाउंट होता है वो होता है मेनली 5 to 6 लीटर्स। 5 to 6 लीटर्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है इन लीटर्स वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स। इसके बाद अगर आप देखोगे ये जो ब्लड है इसकी जो एसजी है, एसजी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो मेनली होता है 1.03 टू 1.05, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड होती है वो कितने होते हैं, 1.03 टू 1.05। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो ब्लड है, ब्लड जब ऑरिजिन होता है एट द इंटरयूट्राइन लाइफ, ये किससे ऑरिजिन होता है, अगर आप देखोगे वहां पे 3 लेयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे जो इनर लाइनिंग होती है इसको हम बोलते हैं, ये है एंडोडर्म, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। तो ये जो ब्लड का ऑरिजिन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपने देखा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले ह्यूमन का हार्ट फॉर्म होता है इनसाइड द यूट्रस, पहले हार्ट फॉर्म होता है। तो अगर आप देखोगे ये जो ब्लड है इसका जो ऑरिजिन है ये बेसिकली मीजोडर्म से ऑरिजिन होता है, यानी इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, यानी ये मीजोडर्म से फॉर्म होता है कौन, ब्लड मीजोडर्म से फॉर्म होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने बताई है, विस्कोसिटी इसकी है 2 to 3 times ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। इसकी विस्कोसिटी होती है ज्यादा एज कंपेयर टू वाटर, यानी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे जो ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है मेनली सॉल्टी, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। इसका जो मजा होता है वो क्या होता है, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्लड है ये एक स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं, जो WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, मिलियंस ऑफ सेल्स आर इन आवर ब्लड। तो इन सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एट माइक्रोस्कोपिक लेवल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, हम एक इंपॉर्टेंट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिशमैन स्टेन। क्या बोलते हैं, लिशमैन स्टेन। ये स्टेन बेसिकली एक डाई होती है, एसिडिक और बेसिक डाई। ये आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप बाय स्टेनिंग डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट मैनर और इन डिफरेंट कलर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये मैंने पहले जनरल पॉइंट्स बताए हैं। और जो ब्लड के सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, यानी सेल्स, ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। और ये जो ब्लड है मैं मेन पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। ये ब्लड फॉर्म होता है कहां पे, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बाय प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एर्थोपायोसिस। बोन मैरो में ये फॉर्म होते हैं बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, दोज आर कॉल्ड प्लेरोपोटेंट स्टेम सेल्स।
एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्री इर्थोब्लास्ट, अर्ली इर्थोब्लास्ट, लेट इर्थोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, फिर इर्थोसाइट, फिर मैच्योर इर्थोसाइट बनती है। ये अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी जो कंपोजिशन है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेडिकल लैब असिस्टेंट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट जा रहा हूं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी जो कंपोजिशन है। ये जनरल पॉइंट्स थे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस कंपोजिशन के बारे में। अगर ये ब्लड है, इसकी ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक तो इसमें होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा। दूसरा होता है 2000 ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, और 2000 ब्लड सेल्स भी हम कह सकते हैं, और प्लाज्मा। ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। अगर आप देखोगे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज बेसिकली ये एक येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। क्या होता है? येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, और इसका भी जो पीएच होता है ये भी अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब होता है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। स्लाइटली अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मा एक येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। एंड अगर आप देखोगे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर क्या है? येलो, और सिट्रा कलर, इसका सिट्रा कलर होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा होता है बेसिकली ब्लड माइनस कॉर्पस्क्यूल्स, यानी जब हम ब्लड से निकालते हैं क्या क्या, एक निकालते हैं WBCs प्लस RBCs। इसका मतलब है जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अगर आप देखोगे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि WBCs एंड RBCs नहीं होते हैं इसमें प्लाज्मा है, इसमें खाली क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन्स और मेनली 3 टाइप्स। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन, तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। There are 3 main types of proteins present in plasma. प्लाज्मा में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोबिन, और तीसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजन। ये जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें से जो मेन प्रोटीन होता है दैट्स एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, इट इज मेन प्रोटीन इन ब्लड, मेन प्रोटीन। और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इट इज मेनली मेंट फॉर मेंटेनिंग ए प्रेशर दैट्स कॉल्ड बीकॉप। ये एल्ब्यूमिन एक इंपॉर्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है, दैट्स कॉल्ड बीकॉप। इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट्स कॉल्ड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बीकॉप। ये प्रेशर क्रिएट होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर द हाई प्रेशर इन नेफ्रॉन। तो ये प्रेशर किससे क्रिएट होता है? इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है उससे क्रिएट होता है एक प्रेशर, दैट्स कॉल्ड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज मेनली ड्यू टू एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा प्रोटीन है। दूसरा होता है ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, ये ग्लोबिन प्रोटीन
It is mainly meant or it helps in formation of immunoglobulins. ये immunoglobulin formation मदद करता है, immunoglobulins और एंटीबॉडीज। इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी आती हैं, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स? इसमें आती हैं IgM, IgG, IgD, IgA, IgG, यानी एक ये एंटीबॉडी होती है IgG, दूसरा IgM, IgD, IgA और IgE। ये 5 एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं ड्यू टू, ये लिवर में बेसिकली फॉर्म होते हैं, लिवर में ये फॉर्म होते हैं, लेकिन मदद कौन करता है? ग्लोबुलिन। यानी लिवर में ये फॉर्म होते हैं, ये इम्यूनोबॉडीज कहां पे फॉर्म होते हैं? लिवर में, लिवर। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है किसका? ग्लोबुलिन का। और इसके बाद है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। बेसिकली ये जो फाइब्रिनोजन है, इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन। ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन है क्योंकि इसके पास जिन वर्ड्स एसोसिएट है। इसका मतलब है ये जो फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ये। कौन? फाइब्रिनोजन। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन। ये एक इनएक्टिव फॉर्म है किस प्रोटीन का? फाइब्रिन प्रोटीन का। तो अगर आप देखोगे, कभी कभार हम एल्ब्यूमिन का टेस्ट भी करते हैं, एल्ब्यूमिन, यूरिन एल्ब्यूमिन। तो अगर ये ज्यादा निकलेगा तो देयर शुड बी डिसऑर्डर इन द किडनी। तो फिर हम वी गो टू मस्ट फॉर KFT, दैट्स कॉल्ड किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें ये निकलता है क्रेटिनिन, यूरिया, जो हम काउंट करते हैं, जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो ये ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स होंगे, ये होंगे या RBCs या WBCs, या होंगे प्लेटलेट्स, और स्पिंडल फाइबर्स भी पाए जाते हैं इन सम वर्टिब्रेट्स। तो RBCs आर कॉल्ड एर्थोसाइट्स, WBCs are called leukocytes and platelets are called thrombocytes। इनको हम thrombocytes बोलते हैं। अगर आप देखोगे ये जो RBC है, RBC क्या होता है? इसमें होता है मेनली हीमोग्लोबिन, जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, इसकी शेप है बाइकॉन्केव और इसका एक मेम्ब्रेन होता है, दैट्स कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, RBCs आर कॉल्ड एर्थोसाइट्स और WBCs आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी अलग अलग फंक्शन है। फिर RBC की फंक्शन हम देखेंगे, ल्यूकोसाइट्स की फंक्शन देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म में, प्लेटलेट की फंक्शन देखेंगे ब्लड कोआगुलेशन में। तो अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अगर एर्थोसाइट्स का काउंट नॉर्मल काउंट से ज्यादा आ जाएगा, यानी if there is increase in the production of RBCs, that is called, इसको हम बोलते हैं एर्थोसाइटोसिस। यानी जब नॉर्मल काउंट से ऊपर जाएगा वैल्यू किसका? RBC काउंट का, उसको हम बोलते हैं एर्थोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज जाएगा, अगर कम पड़ेगा किन का? RBC का वैल्यू, दैट्स कॉल्ड एर्थोसाइटोपिनिया। इसी तरह सेम जो WBC से, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अगर ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर ज्यादा हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। सेम विद द केस ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। अगर थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट ज्यादा हो गया, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी ये इनके रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर एर्थोसाइट्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एर्थोसाइट्स इज कॉल्ड एर्थोपायोसिस, ल्यूकोपायोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ WBCs। एर्थोसाइटोसिस जब ज्यादा काउंट हो जाएगा RBC का,
यानी अगर यहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम है मैंने बताया है 5 to 6 लीटर्स होता है अडल्ट में। अगर ये ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हुआ 7, 8, दैट्स कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया यानी जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगेंस्ट इट्स नॉर्मल रेंज, दैट्स कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये पॉलीसाइथीमिया ब्लड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड बैंकिंग का टॉपिक उठाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद है ये जो WBCs है, WBCs आपने देखा होंगे ये मेनली होते हैं, यहाँ होंगे ये ग्रैन्युलोसाइट्स, यहाँ होंगे ये एग्रैन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रैन्यूल्स। यानी WBCs हमारे पास दो टाइप के होते हैं, यहाँ होंगे ये ग्रैन्युलोसाइट्स, यहाँ होंगे ये एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आपको याद रखना है NEB, यानी NEB ये क्या है ग्रैन्युलोसाइट्स। N स्टैंड करेगा न्यूट्रोफिल्स, E स्टैंड करेगा इस्नोफिल्स एंड B स्टैंड करेगा बेसोफिल्स। B क्या करेगा स्टैंड बेसोफिल्स। इसमें आ जाएंगे मोनोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये बेसिकली अगर आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड monocytes are agranulocytes. Granulocytes are those WBCs in which granules are present. Agranulocytes are those WBCs in which granules are absent. Ag का मतलब होता है without. Ag का मतलब क्या होता है without. ये आपको याद रखना है। तो चलो और हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। तो अगर आप देखोगे यहां ये जो ब्लड है, एक होता है ब्लड, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है प्लाज्मा, तीसरा होता है लिम्फ और होता है सीरम। यानी ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ एंड सीरम। ब्लड होता है अगर आप देखोगे ब्लड में आ जाता है WBCs, RBCs प्लस प्लेटलेट्स, ये आ जाएगा होल ब्लड। प्लाज्मा में आ जाएगा ब्लड माइनस कॉर्पस्क्यूल्स, ये आ जाएगा प्लाज्मा। लिप में आ जाएगा ब्लड माइनस RBCs और सीरम में क्या आ जाएगा ब्लड माइनस कॉर्पस्क्यूल्स प्लस फाइब्रिनोजन। कभी कभार आपको पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। आपको याद रखना है जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होते हैं, इसमें फाइब्रिनोजन होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्यों क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं? आपने देखा होगा ब्लड में जब हम माइनस करेंगे RBCs और WBCs को, लेकिन वहां पे थ्रोम्बोसाइट्स रहेंगे, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होगी क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन सीरम में हम क्या करते हैं माइनस कॉर्पस्क्यूल्स प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो इसमें लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। किसमें? सीरम में। प्लाज्मा में होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है। हमने खाली माइनस किया यहाँ पे ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, दैट इज। और ये जो यहाँ पे लिफ है, लिफ अगर आपको यहाँ पे देखना है लिफ क्या होता है, लिफ होता है बेसिकली ब्लड माइनस RBC, इसमें होंगे WBCs प्लस फाइब्रिनोजन, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा, किसमें? लिफ में। यानी लिफ में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। तो ब्लड अगर आप देखोगे ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
आपको याद रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द केमिकल्स इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, फिर हम अगर उनकी स्टडी करेंगे दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे देखोगे इनऑर्गेनिक होते हैं वो कंपाउंड्स लैकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लैकिंग, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ब्लड में होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइडेड दीज सेल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली आ जाएगा ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आ जाएगा फैट, इसमें आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, इसमें आ जाएंगे हार्मोन्स, इसमें आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आ जाएंगे एंजाइम्स, इसमें आ जाएंगे प्रोटीन्स। क्या आ जाएंगे? प्रोटीन्स। ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक में आ जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, और इसके अलावा आ जाएगा क्लोराइड आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, इसके अलावा आ जाएगा आयरन। ये कंपाउंड्स है इनको हम बोलते हैं, इन सब को ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम मेनली होता है, अगर आप देखोगे इसका नॉर्मल रेंज होता है मेनली 20 mg/dL तक इसका नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर आप देखोगे इसकी कंसंट्रेशन, अगर पोटेशियम राइज आ जाएगा, इसको हम जो बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज लेते हैं वो हम मेनली लेते हैं 1 to 5 mg/dL। जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं इसका, तो इसका नॉर्मल रेंज आना चाहिए 1 to 5, यानी 3, 2 इसी रेंज में आना चाहिए। लेकिन जो सोडियम है इसका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है वो होता है 250 mg/dL, और कैल्शियम का होता है मेनली 10 mg/dL, और फास्फोरस का होता है मेनली 3 mg/dL। मैग्नीशियम का वेरी रेयर होता है। और क्लोराइड आयंस आर द मैक्सिमम एनायनिक आयंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लोराइड आयंस इसका होता है 400 to 600 mg/dL। एनायनिक चार्ज वो होता है जिसका नेगेटिव चार्ज हो, और कैटायनिक चार्ज वो होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज हो। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जो सोडियम है इट इज मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन होता है, और क्लोराइड आयन क्या होता है? सेल्यूलर एनायन। जो मैक्सिमम एनायन होता है वो क्लोराइड आयन्स होते हैं, जो मैक्सिमम कैटायन होता है वो क्या होता है? सोडियम होता है। और इनकी अलग अलग फिर इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सोडियम इनिशिएट करता है पेसमेकर को, एसए नोड को, साइनोटिकुलर नोड ऑफ हार्ट, वो इनिशिएट करता है, पल्स क्रिएट करता है। और क्लोराइड का अपना फंक्शन है, दैट्स क्लोराइड शिफ्ट, जो हम डिस्कस करेंगे। या सोडियम की अपनी फंक्शन है, सोडियम पोटेशियम पंप। या कैल्शियम का अपना फंक्शन होता है, कैल्शियम थर्ड एंटीकोगुलेंट में पाया जाता है, ये हेल्प करता है ब्लड कोआगुलेशन में। फास्फोरस हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में, ये हम डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक में। तो इट वाज these are the organic compounds and these are inorganic compounds provided these। अगर आप देखोगे एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं किसमें? ब्लड में। एंटीबॉडीज में मेनली होती है, फॉर एग्जांपल एक एंटीबॉडी होगी इसमें α1, α2, α3, ये एंटीबॉडीज भी पाई जाते हैं। या प्रोविटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोविटामिन्स। सो वी कैन से दैट जो ब्लड है इट इज बेसिकली combination of organic plus inorganic, both are, यहाँ पे एक important point ये है, both inorganic and organic compounds are non-living compounds, but जो human being होता है that's living। So we can say that life is basically interaction between living, or we can say that life is basically interaction between inorganic and organic compounds, or we can say that life is basically interaction between non-living and living components of this biosphere।
तो दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया। इट वाज ओनली द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया अभी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होती है, वो होती है 80 to 120 mg पर डेसीलीटर। ये मैंने ये वैल्यू अभी नहीं बताया यहाँ पे, हर किसी का वैल्यू मैं बताऊंगा। या जो होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेनली होता है 150 to 250 mg पर डेसीलीटर। फिर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो हम डिस्कस करेंगे अलग। जो हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट डिस्कस करेंगे उसी में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।